हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं कल वाले चैप्टर का जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसी का आगे का भाग यानी कि उसके प्रश्न उत्तर मैं लेकर आई हूँ। आज पाठ था बच्चे काम पर जा रहे हैं, है ना। ये एक कविता है और इसके कवि हैं राजेश जोशी। तो राजेश जोशी जी ने किस ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने की बात कही है, इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनका काम पर जाने का की उम्र नहीं है, उनके स्कूल जाने की उम्र है, उनके खेलने की उम्र है, लेकिन वो अपने खेलने और स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर वो काम पर क्यों जा रहे हैं, इस तरफ वो हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। तो उसी के पाठ के प्रश्नों के उत्तर आज मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक दो तीन प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। आप ध्यान से देखो। ये पहला प्रश्न है जो बुक में लिए लिखे हुए ना प्रश्न, उसी के आधार पर मैंने दिया है। पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियां पढ़ने और विचार करने से आपके मन में जो चित्र उभरता है उसे लिख कर व्यक्त कीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैंने उसका आंसर इस तरह से देने की कोशिश की है। कविता की पहली दो पंक्तियों से जो चित्र उभरता है वह इस प्रकार है। क्या? पहला कि कड़ाके की सर्दी में घना कोहरा छाया है, एक तो ये दृश्य आंखों के सामने है। दूसरा है ठंड से सिकुड़ते बच्चे बगल में हाथ दबाए काम पर जा रहे हैं, है ना। दूसरी पंक्ति ये हो गई। तीसरी है, कुछ बच्चे सड़क के किनारे खड़े होकर स्कूल की बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर ऐसा भी है कि वहां स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं स्कूल की बस की प्रतीक्षा में भी खड़े हुए हैं, ऐसा भी दृश्य है। और यहाँ पे मेन बात मैंने लिखने की कोशिश की है कि यह सारा दृश्य देखकर यह दृश्य आर्थिक विषमता को उजागर करता है। जो भी दृश्य हम देख रहे हैं ये आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली जो डिफरेंसेस है उसकी ओर इशारा कर रहा है कि कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं इतनी सर्दी में भी, और कुछ बच्चे जो संपन्न परिवार से हैं वो स्कूल की बस की वेट कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, अपना उज्जवल भविष्य की ओर जा रहे हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर इस तरह से हो गया। दूसरा प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की बात को भयानक विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ना। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? हमारी नजर में ऐसा क्यों है? इसका उत्तर इस तरह से है कि विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। इस पंक्ति से कवि का तात्पर्य यह है कि विवरण को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। कि विवरण का मतलब मैं आपको समझा दूं कि विवरण का मतलब है किसी कहानी के रूप में लिखना, किसी जैसे न्यूज़ को, खबर को जानकारी के रूप में छाप देना या कुछ। तो विवरण का मतलब किसी कथानक के रूप में, कहानी के रूप में, एक साधारण सी न्यूज़ के रूप में किसी बात का जिक्र कर देना विवरण हो गया। तो कवि के अनुसार किसी बात का विवरण, अगर कोई गंभीर बात है तो उसको विवरण में लिखा जाना नहीं ठीक रहता, उसको प्रश्न के रूप में अगर लिखा जाए तो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसी बात पर मैंने इस तरह से लिखने की कोशिश की है कि सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। इससे कवि का तात्पर्य यह है कि विवरण को लोग गंभीरता से नहीं लेते, वही बात यदि सवाल के रूप में पूछी जाए तभी लोग उस पर गौर करते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि इसे विवरण के रूप में नहीं, प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपकी पुस्तक के आधार पर, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? सुविधा और मनोरंजन के इसका प्रश्न क्या है कि नेचुरल है कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं तो वो साधन तो उनके पास होंगे ही नहीं, उनके पास ना किताबें हैं, ना खेल का कोई सामान है, उनके पास साधनों की कमी है, इसलिए वो वंचित रह जाते हैं। तो
उत्तर के रूप में हमने कैसे लिखना है, समाज को श्रमिक वर्ग आर्थिक विषमता का शिकार है। समाज का, ये का है बेटा, ये ऊपर का मात्रा इसमें शो हो रही है। समाज का श्रमिक वर्ग आर्थिक क्षमता आर्थिक विषमता का शिकार है। उनके पास साधनों का अभाव है। किसी तरह से अपना पेट पालने के लिए वे बच्चों को भी काम पर लगा देते हैं। यही कारण है कि बच्चे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित रह जाते हैं, है ना। बात क्लियर हो गई ना, कि एक तो समाज का वो वर्ग श्रमिक वर्ग गरीब है और उनके पास साधनों की कमी है, मुश्किल से उनका पेट भरता है। पेट पालने के लिए जैसे तैसे करके वो काम करते हैं और उसके लिए बच्चों को भी वो काम पर लगा देते हैं ताकि किसी तरह से रोज़ी रोटी का प्रबंध हो सके। तो जिनके पास रोज़ी रोटी की लाले पड़े हुए हैं वो साधनों का क्या करेंगे, साधनों के बारे में तो बाद की बात है ना। तो इसलिए उनके पास साधनों का अभाव है, यानी कि खेल कूद के सामान का भी अभाव रहता है, पुस्तकों का भी अभाव रहता है, जो भी मनोरंजन की चीज़ें हैं उनका भी अभाव रहता है, क्योंकि वो श्रमिक परिवार से हैं, उनके पास साधनों की कमी है और आर्थिक विषमता से वो जूझ रहे हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई, आपको समझ आ गया होगा। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं, इसको आप ध्यान से सुनो, मैं आपको बोलकर बताऊंगी क्योंकि ये भी लिखा रहेगा, अगर आप दोबारा भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो चौथा प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, पर किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हैं, ये कवि जानना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसको मैं यही कहूँगी कि इसके अनेक 2-3 कारण मेन हो सकते हैं कि हम उदासीनता से क्यों, यानी कि उनको अनदेखा क्यों कर सकते, इन चीज़ों को हम गंभीरता से क्यों नहीं लेते। पहली बात तो ये कि हर कोई अपने अपने परिवार में इतना बिजी है, अपने परिवार की रोज़ी रोटी और सुविधाएं जुटाने में इतना बिजी है, इतना व्यस्त है कि उसके पास समय ही नहीं है कि वो किसी और की तरफ देखे। और अगर वो रास्ते में भी चलता है तो उसके पास सीमित समय है, उसने सीमित समय में जाकर वापस भी आना है, वो इतना समय ही नहीं निकाल पाता। अगर देखता भी, उसके मन में कुछ आता भी है कि ये बच्चा क्यों है, तो वो अनदेखा कर जाता है कि चलो मुझे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि वो खुद भी नौकरी कर रहा है या जहाँ भी वो जा रहा है तो सीमित समय को लेकर जा रहा है। तो इसका हम इस तरह से शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि किसी के भी पास इतना समय नहीं रहता कि किसी और के बारे में वो ध्यान से सुने या उस पर उसकी समस्या को हल करे, है ना। और दूसरी बात ये कि हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, हर कोई अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाने में लगा हुआ है, दूसरे के पास दूसरे के बारे में सोचने का समय भी नहीं है और ना ही उसका ध्यान उस तरफ जाता है, क्योंकि वो स्वार्थी हो चुका है, सिर्फ अपने बारे में, अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है ना। तो इसको हम पंक्तियों में इस तरह से लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं कि हम स्वार्थी और संवेदनहीन हो गए। संवेदनहीन यानी कि दूसरे की भावनाओं को समझने लायक हमारे में क्षमता ही नहीं है कि हम किसी के बारे में सोचें, क्योंकि हम अपने आप में ही इतना व्यस्त हैं, यानी हम स्वार्थी और संवेदनहीन हो गए हैं। दूसरा, हम बच्चों को काम पर जाते देखने के अभ्यस्त हो गए हैं। रोज़ की ये हम सोचते हैं, अरे ये तो रोज़ की बात है, इनके बारे में क्या कहें। रोज़ हम इनको वहाँ से लेके थोड़ी देर अगर टाइम दें भी, स्कूल भेजे भी, तो इनके माता पिता फिर से वापस उन्हें वहाँ से स्कूल से हटाकर काम पर लगा देंगे। ये छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं। तो यानी हम देखने के अभ्यस्त हो गए हैं कि इनका तो काम ही यही है। और दूसरा, या तो हम उन्हें भाग्य के सहारे छोड़ देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि इनका भाग्य ही ऐसा है ना। या फिर हम ऐसा भी होता है कि संपन्न लोग जो हैं वो अगर वो बड़े लोगों को मजदूरी देते हैं तो उनको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो छोटे बच्चों को वो मजदूरी में लगा लेते हैं ताकि कम पैसों में वो अधिक काम करवा सके। एक ये भी कारण है कि हम वहाँ से हटाना नहीं चाहते। अगर कोई बड़े लोग, समझदार लोग बच्चों को हटाएं भी तो उनका अपना
नुकसान होता है, इसलिए वो बाल मजदूरी को बढ़ावा दे देते हैं, है ना। और तीसरा ये कि पूंजी वर्ग यानी कि जो धनवान लोग हैं वो अधिक लाभ कमाने के चक्कर में बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं और अधिक से अधिक उनसे काम लेकर कम पैसे देते हैं। और सरकार भी इस तरफ से उदासीन है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे ले तो ये काफ़ी हद तक इसकी समस्याएं जो है कम हो जाएंगी। हालांकि नियम बने हुए हैं, ऐसा नियम बना हुआ है कि कोई भी छोटे बच्चों से काम नहीं करवाया जाए। अगर कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट लिखवाई जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, कर रहे हैं, अरे छोड़ो, इस पे कौन इतना समय लगाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो लेखक, जो कवि है, वो हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि हम उदासीन क्यों हैं, हम क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। अगर कहीं छोटा बच्चा काम कर रहा है तो उसे हटाएं, उस पर गौर करें और उस पर जो नियम बनते हैं उस पर बनाए, लागू करें। यानी उस बच्चे को श्रम जीवी से यानी बाल श्रम से हटाकर उसका शोषण होने से उसे बचा ले। अगला प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते देखा? ये तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कब कब कहाँ कहाँ। पहली बात तो ये है कि जब हम बाहर जा रहे होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं या कहीं घूमने जाते हैं या कहीं होटल वगैरह में जाते हैं, देखते हैं कि होटल में छोटे बच्चे काम पे लगे होते हैं, बर्तन मांज रहे होते हैं, कभी झाड़ू लगा रहे होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो बड़े बड़े होटल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं या कोठियाँ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर वो झाड़ू पोछा भी लगा रहे होते हैं, होटलों में बर्तन मांज रहे होते हैं। तो इस तरह से इन जगहों पर काम करते हुए देखा गया है ना। और उसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरा ध्यान से सुने। प्रश्न, बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान क्यों है? देखो, धरती के बड़े हादसे के ऊपर शब्द दिया है कवि ने कि धरती के बड़े हादसे के समान क्यों है। बिल्कुल हादसे के समान है, क्योंकि धरती पर ही जन्म लिया है सबने। इसी धरती पर संपन्न परिवार भी है, इसी धरती पर गरीब परिवार भी है। तो विषमता कहाँ आ गई? मनुष्य के सोच विचार से। हमने किसी को तो ऊंचा दर्जा दे दिया, किसी को हमने निम्न दर्जा दे दिया। तो यही परेशानी जो है, यही धरती के लिए सबसे बड़ी बात है, दुख की बात है कि एक ही धरती पर जहाँ जन्म लिया है सबने, वहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव कैसे है। एक व्यक्ति बहुत संपन्न परिवार में है, सुख सुविधाओं के साथ खेल रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है। दूसरी तरफ साधनों की कमी होने के कारण वो वंचित रह जाता है और उसे हीन दृष्टि से भी देखा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसी हीन भावना क्यों है? तो यह हादसे बड़े, ये इसको कवि ने बड़ा हादसे का नाम दिया है। बड़ा हादसा यानी कि हादसा का मतलब दुर्घटना, इसको दुर्घटना ही कहेंगे। तो एक शाब्दिक अर्थ के रूप में मैं शाब्दिक शब्दों में बांधकर इसका उत्तर इस तरह से हम दे सकते हैं, बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान है, क्योंकि बच्चे ही किसी देश का, समाज का भविष्य होते हैं। बच्चे यदि पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे तो उसी देश का ही भविष्य ही संवर जाएगा। लेकिन हम उदासीन रहते हैं, हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि यदि बच्चे पढ़ने लिखने से वंचित रह जाएंगे तो देश की वैज्ञानिक, देश की तकनीकी या देश की आर्थिक प्रगति बाधित हो जाएगी, है ना। तो हमें सब कुछ पता है, फिर भी हम उस तरफ ध्यान नहीं देते और समाज भी बिखर जाएगा अगर बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे। देश को अच्छे नागरिक नहीं मिलेंगे, अच्छे नागरिक ना मिलने के कारण देश का भविष्य चौपट हो जाएगा। तो इसलिए इसे धरती के बड़े हादसे के रूप में लेखक ने कहा है। तो ये तो हो गए हमारे प्रश्नोत्तर। अब आप इस पर मनन करें, ध्यान करें, समझ करें और अपनी समझ से भी अपने शब्दों में अगर आप लिखें, इसको देखें, समझें
और अपने मन में महसूस ज़रूर करें, अपने मनन के साथ इसको अपने शब्दों में लिखना है ना। अगर आप अपने शब्दों में लिखोगे तो आपको ज़्यादा सरलता से प्रश्नों के उत्तर समझ भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, आपको रटने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर हमारा अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमारा कंप्लीट होता है। तो आप बताना, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको कैसा लगा, या इससे रिलेटेड कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछें, तो मैं उसका भी आंसर दूंगी। तो आज की क्लास यहीं तक हम रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।